एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत समझदार था और बहुत ज़्यादा फर्माबरदार। बबलू के पिताजी की बहुत देर पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से वो और उसकी माँ हंसी खुशी एक घर में रहते थे। वो अपनी माँ की हर बात मानता था क्योंकि वो जानता था कि उसके अलावा उसकी माँ का कोई भी नहीं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन बबलू को किसी काम से गांव से शहर जाना था। जब भी वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे काम से शहर जाना है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द ही आ जाऊँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाए, और टाइम से खाना खा लेना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम टाइम से आ जाओ। तुम तो जानते हो ना, शहर और गांव के रास्ते में एक जंगल आता है जहां आए दिन कोई ना कोई नया वाक़या सुनने को मिलता है। हाँ माँ, मैं कोशिश करूँगा टाइम से आने की, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करना और वक्त से खाना खा लेना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। ये कहते ही बबलू वहाँ से चला जाता है। काम करते बबलू को एहसास ही नहीं होता कि शाम हो जाती है और घर वापस आते रात हो जाती है। तभी वो सोचता है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहिए। इसीलिए वो जंगल का रास्ता अपनाता है और थोड़ा सा ही आगे जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है और खुद से कहने लगता है, अरे आज तो बहुत देर हो गई, माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। थोड़ी देर यहीं पर बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर घर के लिए निकलता हूँ। वो वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन ये क्या, उसको अचानक से खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं जो उससे कह रही होती हैं, ए लड़के, कौन है तू? और यहाँ पर रात के वक्त क्या कर रहा है? ये आवाज़ें सुनकर बबलू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, कौन हो तुम? और तुम ये छुप कर क्यों बोल रहे हो? इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत सुंदर नागिन आ जाती है, जिसको देखकर बबलू के होशो-हवास उड़ जाते हैं और वो उससे कहता है, कौन हो तुम? और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक नागिन हूँ, लेकिन तू इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं किसी काम से शहर गया था, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला और लौटते हुए मुझे रात हो गई। इसीलिए इतनी रात को यहाँ पर हूँ। तो क्या लड़के, तू नहीं जानता कि जो भी आज तक इस जंगल में आया है वो कभी जिंदा बचकर नहीं गया। अरे मैं यहाँ शौक से नहीं आया, मैं तो खुद घर जल्दी जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो फिर चला जा जल्दी से यहाँ से, और आज के बाद मुझे इस जंगल में दिखाई ना दी। अगर तू मुझे नज़र आया तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। इतना कह के वो नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। जब भी बबलू खुद से कहता है, आज तो जान बच गई। पता नहीं कौन थी ये। शुक्र है मेरी जान बच गई। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा, माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इतना कह के बबलू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो घर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, जहाँ उसकी माँ बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही होती है। बेटा बबलू, कहाँ रह गए थे तुम? इतना टाइम हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। माँ, मैं घर आते हुए जंगल में फंस गया था। मैंने सोचा मैं जंगल से जल्दी चला जाऊँगा, लेकिन मुझे फिर भी देर हो गई। बबलू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार ये बात समझाई है कि उस जंगल में मत जाया करो। वो जंगल ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? लेकिन माँ मुझे आज बताओ ना, उस जंगल में ऐसा क्या है जो तुम हर रोज़ मुझे उस जंगल में जाने से रोकती हो? तुम बस इतना समझ लो कि वो जंगल अच्छा नहीं है।
आए दिन कोई ना कोई वाक़या हुआ होता है। जो भी उस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता, इसीलिए तुम उस जंगल में मत जाया करो। अपनी माँ की बात सुन के बबलू वहाँ से चला जाता है और घर से बाहर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। न जाने कौन थी वो, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई है। इतनी प्यारी इतनी हसीन, मैं तो उसमें खो ही गया था। अब सुबह फिर जाऊंगा जंगल, सिर्फ उसी से मिलने के लिए। अगले दिन बबलू सुबह सुबह उठ जाता है और तैयार होकर जंगल के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वो जंगल पहुंच जाता है और उसी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। अरे, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। कहाँ चली गई वो सुंदर लड़की? अब मैं उसको कैसे तलाश करूँगा? इतनी देर में वही नागिन वहाँ पर आ जाती है और बबलू से कहती है। अरे लड़के, तू फिर यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब मुझे इस जंगल में दिखाई मत देना, लेकिन तुम फिर यहाँ पर आ गए हो। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से आया हूँ। तुम मुझे अपने पास यहाँ पर खींच लाई हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं एक नागिन हूँ और अगर मैंने तुझे डस लिया तो तेरी जान निकल जाएगी और यहीं पर मर जाएगा। जा, चला जा यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें लेकर अपने घर जाऊँगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं एक नागिन हूँ और नागिन और इंसान का प्रेम कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर ऊपर वाले की मर्जी हो तो सब कुछ हो सकता है। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पागल इंसान, मैं एक जहरीली नागिन हूँ। मेरे साथ तो जिंदगी कैसे गुजारेगा? मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं यहीं पर खुद को मार दूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम क्यों एक नागिन के पीछे अपनी जान देना चाहते हो? मुझे नहीं पता, तुम नागिन हो या जो भी हो, मेरे लिए तुम किसी शहजादी या हूर से कम नहीं हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुका हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मैं अभी अपना रूप बदल लेती हूँ। तभी नागिन एक खूबसूरत लड़की का रूप इख्तियार कर लेती है। उसको देखकर बबलू बोलता है। अरे, इस रूप में तुम पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। चलो, तुम्हें प्यारी लग रही हूँ तो मतलब मैं वाकई ही प्यारी लग रही हूँ। लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना, कभी किसी को शक भी ना हो कि मैं एक नागिन हूँ, वरना ना कोई तुम्हें छोड़ेगा ना मुझे छोड़ेगा। चलो चलते हैं। इसके बाद नागिन बबलू के साथ उसके घर चली जाती है और वो हंसी खुशी अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हालात ज़्यादा अच्छे ना होने के बावजूद भी उनको कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि उसके बेटे की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की एक लड़की से हुई जो कि बेहद लालची थी। वो आए दिन अपने पति से पार्टी पे जाने के लिए नए कपड़े और जेवर मांगती थी। उसके पति ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो समझती ही नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन सलोनी फिर से अपने पति के पास आई और उससे बोली, मुझे पार्टी पे जाना है। मुझे नए कपड़े और जेवर जहाँ से मर्जी ला कर दें। सलोनी, मैंने तुम्हें बहुत बार ये बात समझाई है कि दोस्ती अपनी बराबरी में करते हैं। मैं तुम्हें हर बार ये नए कपड़े और जेवर नहीं ला कर दे सकता। इस बात से सलोनी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
और वो गुस्से में अपने पति से बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े और जेवर चाहिए। अगर मैं नए कपड़े और जेवर पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी दोस्तें मुझे बातें करेंगी। तुम ज़्यादा कमाने का तो सोचते नहीं, बस मुझे ही रोकते हो, बस मेरे पे ही पाबंदियाँ लगाते हो। ये कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है और अपनी सास के पास जाकर उनसे बोलती है, माँ जी, मुझे पार्टी पे जाना है, मुझे आप अपना जेवर दे दे, मैं वो पहनकर चली जाऊंगी। ये सुनकर उसकी सास चौंक जाती है और उससे बोलती है, बेटा, पता नहीं कैसा वक्त आ गया है। हमारे समय में तो बहू सास को अपना जेवर देती थी संभालने के लिए, और तुम तो मेरे से मेरा ही जेवर मांग रही हो। कैसे दिन आ गए हैं। ये सुनकर सलोनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उनको कुछ भी समझ नहीं आती कि किस तरह वो इसको समझाएं और अपने घर को दोबारा से खुशहाल घराना बना लें। कुछ देर के बाद सलोनी की दोस्त शिल्पा घर पे आती है और उसकी सास से बोलती है, माँ जी, सलोनी कहाँ पर है, नज़र नहीं आ रही। शिल्पा के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो पार्टी पे गई हुई है। माँ जी, लेकिन आज आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं, क्या बात है? सलोनी की सास शिल्पा को सारी बात बताती है कि किस तरह वो नए कपड़े और जेवर मांगती रहती है। फिर वो शिल्पा से पूछती हैं, शिल्पा, तुम ही मुझे एक बात बताओ कि रोटी ज़रूरी है या दिखावा। माँ जी, ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को ये बात समझ नहीं आती। लेकिन आप परेशान ना हो, मेरे पास इसका भी एक हल है। अब वो यकीनन ये बात समझ जाएगी। वो कैसे बेटा, क्या हल है तुम्हारे पास इसका। वो बस आप मेरे पर छोड़ दें और देखती जाएं कि आपकी बहू किस तरह बदलती है। इसके बाद शिल्पा अपने सारे कपड़े और जेवर लाकर सलोनी के घर रख देती है और उसके घर का सारा फर्नीचर और राशन अपने घर ले जाती है। कुछ देर के बाद सलोनी जब घर वापस आती है तो नए कपड़े और जेवर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। खुशी में वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये नए कपड़े और जेवर किसका है? सलोनी बेटा, ये सब तेरे लिए ही है। अब जितने मर्जी तू कपड़े बदल, कोई टेंशन नहीं, और नए नए जेवर पहन। कुछ देर के बाद सलोनी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जब वो किचन में जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि राशन के डिब्बे में सिर्फ जेवरात ही पड़े होते हैं। ये सब देखकर वो अपनी सास से बोलती है, ये क्या माँ जी, हमारे घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? अरे, राशन और फर्नीचर बेचकर ही तो तेरे लिए नए नए कपड़े और जेवर लाई हूँ। अब तो रोज़ाना कपड़े बदल बदल कर पहन। लेकिन माँ जी, जेवरात और कपड़ों से पेट थोड़ी भरता है, उसके लिए खाना ज़रूरी है। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ पर शिल्पा आ जाती है और सलोनी से कहती है, सलोनी, तुम्हें तुम्हारी सास और तुम्हारे पति ने कितनी बार प्यार से समझाया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी बेजा ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, तो तुम खुद नौकरी कर लो ना। दिखावे की बजाय अपने घर पर ध्यान दो, सब्र शुक्र से रोटी खाओ और दिन गुजारो। क्यों तुमने सबको परेशान करके रखा हुआ है? इतना खुशहाल घराना तुमने बिगाड़ कर रख दिया है। सब लोग तुमसे इतने तंग आ गए हैं, तुम्हें ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। शिल्पा की बातें सुनकर सलोनी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि वो सबके साथ कितना गलत कर रही थी जब भी वो सबसे माफ़ी मांगती है। इसके बाद पहले की तरह वो एक खुशहाल घराना बन गया था और सब लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और उन्हीं जगहों पर पैसे लगाने चाहिए जहां हमें ज़रूरत हो। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। डोलपुर नाम के एक गांव में एक औरत रहा करती थी। उसका नाम तुलसी था। तुलसी एक चोर थी। तुलसी सड़क पर भीख मांगते हुए बच्चों को उठाया करती और उनको बेच दिया करती। इसी तरह बहुत से गरीब लोगों के बच्चों को बेचकर उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। हर रोज़ की तरह इस दिन भी तुलसी सड़क पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी।
ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दो बाबा, 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। ऊपर वाले के करम से कुछ दे दो। इसी तरह वह सड़क से गुजरते हुए लोगों से भीख मांगती रही। तुलसी अभी ऐसा कर ही रही थी कि वहाँ पर 2 छोटे छोटे बहन भाई आ जाते हैं, जिनको देखकर तुलसी बहुत खुश होती है और खुशी में बोलती है, अरे वाह, सही समय पर मिल गए हैं ये। ऐसा कह के तुलसी उन दोनों बच्चों के पास चली गई और उनसे प्यार से बात करने लगी और कहने लगी, बच्चों बच्चों, तुम लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों से तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं। भूख लगी है क्या तुम दोनों को? तुलसी के इतने प्यार से पूछने के बाद दोनों बच्चों ने बताया कि उनको बहुत भूख लगी है। चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को खाना देती हूँ। तुलसी ने बच्चों को ऐसे बोला और उसके बाद बच्चों को एक पेड़ के नीचे लेकर चली गई। फिर तुलसी ने बच्चों को खाना दिया। बहुत भूखे होने की वजह से उन्होंने जल्दी से अपना खाना ख़त्म कर लिया। खाना ख़त्म होने के बाद तुलसी उन बच्चों से कहती है, बच्चों, क्या तुम दोनों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में? हाँ, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे माता पिता के मौत के बाद हमारी नानी ने हमें बहुत प्यार से संभाला, लेकिन हाल ही में वो भी चल बसी। उसके बाद हमें और कोई चारा नज़र नहीं आया और हमने इस तरह भीख मांगनी शुरू कर दी। दोनों बच्चों की बात सुनकर तुलसी मन ही मन में बहुत खुश हुई और उसने उनसे बोला, कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों का खूब ख्याल रखूंगी। तुलसी का ऐसे कहने के बाद दोनों बच्चे बहुत खुशी से तुलसी के साथ चलने लगे। तुलसी दोनों बच्चों को अपने घर ले आई और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह तुलसी किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। आप मेरे घर आइए और देखिए, मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन आप मुझे कम पैसे देती हैं और ख़ुद लाखों में कमाती हैं। इस बार अगर आपने मुझे पैसे कम दिए तो मैं बच्चे नहीं बेचूंगी। ऐसा कहकर तुलसी ने फ़ोन काट दिया। बच्चे ख़रीदने वाली के साथ तुलसी की तू मैं हो जाती है और वो इस वजह से होती है, राधा जी, बस मैंने आपको कह दिया ना, मैं कम पैसों में बच्चे नहीं बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बच्चे ना बेचकर अगर तुमने किसी और को बच्चे बेचे तो तुम्हारे साथ मैं अच्छा नहीं करूंगी, मैं पुलिस को तुम्हारी खबर कर दूंगी। राधा की ऐसी बातें सुनकर तुलसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में राधा से बोलती है, अब तक तो मेरे जहन में ऐसी बात नहीं आई थी, लेकिन चलो, तुमने अच्छा मशवरा दिया। अगर मुझे बच्चों की कीमत अच्छी ना मिली तो मैं तुम्हारा पता भी पुलिस को बता दूंगी कि बेचती मैं हूँ, लेकिन ख़रीदती भी तो तुम ही हो ना। इसके बाद उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस चलती है और राधा कहती है, मैं तुम्हें देख लूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तुलसी और बच्चों में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। बच्चे भी तुलसी के प्यार में गुम हो जाते हैं और सब एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। अचानक वहाँ राधा आ जाती है और दोनों बच्चों को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी ये सब देखकर तुलसी बोलती है, जब तक मेरी जान में जान है, मैं इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। अब तक तो मैंने बहुत पाप किए, लेकिन अब कुदरत मुझे एक मौका दे रही है, मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगी। इसके लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। ऐसा कहकर तुलसी ने उन दोनों को रोका और ये सब देखकर राधा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, अरे छोड़ दो इनको, तुम तो ज़िंदा बचोगी नहीं। तुम्हें मारकर मैं देखना इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, तुम ज़िंदा नहीं बचोगी। ऐसा कहकर राधा ने एक ज़ोरदार डंडा तुलसी के सर पर मार दिया, जिससे वो मौके पर ही चल बसी। ये देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और कहने लगे, माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारी माँ को मार दिया। लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम इसके बारे में पुलिस को बताएंगे और तुम्हें इसकी सज़ा दिलवाएंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो दोनों दौड़ने लगे। राधा उनके पीछे गई और उनसे कहने लगी, क्या कहा तुमने? पुलिस को बताओगी? अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हारे भाई को भी मार डालूंगी। राधा के ये सब कहने के बाद भी वो नहीं मानी, तो वो
उसके भाई को उठाकर आग के पास ले आई और कहने लगी, अब बताओ, ये बात तुम किसी को बताओगी तो नहीं, वरना मैं तुम्हारे भाई को आग में फेंकूं। ठीक है, हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे कि आपने उनको मारा है। प्लीज़ आप मेरे भाई को छोड़ दें। ये सुनने के बाद राधा ज़ोर से हंसने लगी और उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ क्या हुआ किसी को भी पता नहीं चला। राधा उन बच्चों से अपने घर के सारे काम करवाती थी और उनको बहुत ज़्यादा मारती भी थी। कुछ दिनों के बाद सोए हुए बच्चों में से एक बच्चे को गीती ने कहीं बेच दिया। भालू जैसे ही उठा वो अपनी दीदी को ढूंढने लगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसको वो नहीं मिली तो वो रोने लगा। राधा आंटी मेरी दीदी कहाँ पर हैं? मुझे नहीं मिल रही। ये सुनकर राधा उसको गुस्से से घूरने लगी और बोली, मुझे क्या पता, मैं तुम दोनों की पहरेदार हूँ। अपनी बहन को खुद ही ढूंढो जाके, मुझे क्या पता वो कहाँ गई है। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक आदमी आया और उसने भालू को देखा। भालू को देखते ही वो राधा के पास गया और उसको कहने लगा, मुझे ये लड़का चाहिए। उस आदमी के ऐसा बोलने के बाद राधा ने उससे बोला, 25 लाख दो और इसको ले जाओ अपने साथ। वो आदमी जल्दी से 25 लाख देता है और भालू को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और कभी मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। दोनों मेहनत मुशक्क़त वाला काम करते हैं और एक दूसरे को याद करते रहते हैं। ऊपर वाले प्लीज़ मुझे मेरी दीदी से मिलवा दो। मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। प्लीज़ मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। वो दोनों रोते हुए ऊपर वाले से रोज़ यही दुआ करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँचे। और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा की बात है, दूर किसी गांव में एक पति और पत्नी रहा करते थे। पति का नाम अभिषेक और पत्नी का नाम काजल था। अभिषेक अपने मालिक के घर काम करके अच्छे खासे पैसे कमाता था और उसका मालिक भी हर तरह से अभिषेक का ख्याल रखता था। इतने पैसे कमाने के बावजूद भी अभिषेक को और पैसों की लालच पड़ी ही रहती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अभिषेक के मालिक को किसी काम से शहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से अभिषेक को काम से छुट्टी हो गई। जैसे ही मालिक ने अभिषेक को छुट्टी का बताया, अभिषेक खुशी से फूले नहीं समा रहा था और खुद से कहने लगा, अरे वाह, आज तो मालिक ने छुट्टी दे दी है। अब तो मैं इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाकर घर जाऊंगा। इसके बाद अभिषेक गांव के बाज़ार में गया और वहां पर एक व्यापारी से मिला जो कि बहुत ज़्यादा समझदार और मतलबी था। उस व्यापारी ने अभिषेक को बोला, अभिषेक, मेरे पास एक पेड़ है। वो कोई आम पेड़ नहीं, जादुई पेड़ है। अगर उसका फल खरीद लोगे तो तुम दुगने पैसों में जाकर बाज़ार में बेच आओगे और तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। ये सुनकर अभिषेक के दिल में और ज़्यादा लालच भर जाती है और वो जल्दी से हाँ कर देता है। इसके बाद अभिषेक के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सारे लाकर उस व्यापारी को दे देता है ताकि वो दुगने पैसे करके घर जाए। व्यापारी वो पैसे लेकर अभिषेक को गले सरे फ्रूट दे देता है और कहता है, इनको जाकर दुगने दामों में बेचो और कहना कि ये जादुई फल हैं। अभिषेक ऐसा ही करता है, मार्केट जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जादुई फल ले लो, जादुई फल ले लो। जो जादुई फल लेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। जादुई फल ले लो, जादुई फल। अभिषेक के इतने चिल्लाने के बावजूद भी कोई आकर उससे फल नहीं लेता, क्योंकि वो फल बहुत ज़्यादा गले सरे होते हैं और लोग ये कहते हैं कि जो अपनी किस्मत नहीं बदल सका
वो फल हमारी किस्मत कैसे बदलेगा। सुबह से रात हो जाती है लेकिन कोई भी अभिषेक का फल खरीदने नहीं आता और वो फल वहीं का वहीं पड़ा रहता है। अभिषेक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अभिषेक अपने मालिक के पास जाता है और सारी बात अपने मालिक को बताता है। अभिषेक का मालिक उससे कहता है, अभिषेक, मैंने कितनी बार तुम्हें लालच करने से मना किया था, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें हमेशा और पैसे कमाने की लालच पड़ी रहती थी, और ये लालच ने देखो आज तुम्हें खाली हाथ कर दिया। आज तुम कहीं के भी नहीं रहे। इसके बाद अभिषेक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऊपर वाले से माफ़ी मांगता है और बाकी की ज़िंदगी हंसी खुशी और ईमानदारी से लालच के बगैर गुजारता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जितना भी मिले सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। कमेंट में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा।